नमस्कार, आकिब सीभर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद है एआईएम के लोकसभा के प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे सीभर लोकसभा को लेकर, क्योंकि क्षेत्र में हर तरह की चर्चा अब होने लगी है, क्योंकि इनको अब टिकट भी मिल चुका है एआईएम के तरफ से। सबसे पहले आपका आकिब सीभर न्यूज अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हर तरफ चर्चा हो रही है कि अभी आपको टिकट नहीं मिला था, जिसको लेकर मगर कल से सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि आपको टिकट अब मिल चुका है। तो सीभर को आप कैसे देख रहे हैं? इस इलाके के लोग बहुत लंबे टाइम से एक विकल्प की तलाश कर रहे थे और एआईएम के टिकट की चर्चा अक्सर होती थी, लेकिन अंततः टिकट किसी को नहीं मिल पाता था। कोई अगर सोचे कि एआईएम का टिकट ले लेना इतना आसान है तो वैसा नहीं, एक ब्रांड की तरह है। और जिस तरीके से, जिस रफ्तार से और जितने शिद्दत से ये काम कर रहे हैं और पकड़ लोगों में ज़मीनी बना रहे हैं। 5 विधायक थे किशनगंज में। एक नई पार्टी का किसी नए स्टेट में 5 विधायक होना छोटी बात नहीं। और इस बार भी मात्र 4 सीटों पे लड़ने का इन्होंने ऐलान किया है, जहां ये बहुत मजबूत है। तो विकल्प की तलाश थी और अक़लियत में बहुत नाराज़गी है। आरजेडी वालों ने जिस तरीके से उनको बंधुआ मजदूर बना करके रख दिया है, 18% वाले को, 17% वाले को मात्र 2 सीट, उसमें भी दोनों भगौड़े हैं एक तरीके से। एक एआईएम से भाग करके आए हैं और एक जेडीयू से भाग करके आए हैं। तो आप मुस्लिम लीडरशिप को कभी पनपने नहीं देना चाहते, कोई मुस्लिम पार्टी को पनपने नहीं देना चाहते। आज अगर गठबंधन आप मुकेश सहनी जी के साथ करते हैं, अब उनको 3% को 3 सीट आपने दिया, मुबारकबाद है उनको। लेकिन क्या 17% की आबादी वाले में अगर कोई पार्टी उभर रही है, अक़लियत की बात कर रही है, सदन में लड़ रही है, तो क्या आप उसके साथ 2 सीट का गठबंधन नहीं कर सकते हैं? 1 सीट का गठबंधन नहीं कर सकते हैं? आप, हमारा दरवाजा तो खुला हुआ है, आप हमारे साथ गठबंधन नहीं करेंगे और बाद में हमें कहेंगे कि हम बी टीम हैं। अरे भाई साहब, हम अगर अक़लियत की, दलित की बात करते हैं तो क्या हम गलत हैं? आप नहीं चाहते हैं कि कोई मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम लीडरशिप क्रिएट हो। जिस दिन बिहार में ये क्रिएट हुआ, उस दिन आरजेडी की गाड़ी से इंजन खत्म हो जाएगा। एआईएम के आने से एनडीए को फायदा पहुंचेगा। देखिए, एनडीए का स्थान तीसरा है यहाँ पे और वो रहेगा, क्योंकि वोटों की गिनती अगर आप करेंगे, हम लोग बिहार के लोग हैं, सब लोग यहाँ पे राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। जो एनडीए का बेस वोट होता है, ब्राह्मण 0%, राजपूत, मैं भी राजपूत हूँ, सीताराम सिंह का बेटा हूँ, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास क्या समर्थन है। सीताराम बाबू के क्या परिचय था, किस तरह का परिवार उन्होंने बनाया हुआ है शिवहर संसदीय क्षेत्र में। मुझे कुछ नहीं करना है, केवल जाकर के लोगों का प्रणाम करना है, पैर छूना है कि सर चाचा मैं सीताराम बाबू का बेटा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, मदद करिए। आपको लगता है कि मुझे राजपूत समाज का, सीताराम बाबू का जो परिवार, हर समाज के जो लोग हैं वो मुझे मदद नहीं करेंगे? तो और अक़लियत का जिस तरीके से मुझे लगता है कि 70% वोट मिलने जा रहा है। आरजेडी के टिकट से जो आए हैं वो आरजेडी का केवल गाड़ी है, अंदर इंजन गायब है। इंजन जो आरजेडी का है वो है अक़लियत, और वो अक़लियत का 70% वोट मेरे पास है आज की डेट में। तो बुनियादी अगर वोट सबसे अधिक किसी के पास है तो आज की डेट मेरे पास है। 25% जो वोट है सीताराम बाबू का हर इलाके में, वो मेरे साथ है, नौजवान मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात कि मैं शिवहर का बेटा हूँ, मैं यहाँ का लोकल कैंडिडेट हूँ। हम लोग इस इलाके में जीवन भर रहेंगे और यही राजनीति करेंगे, हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो लोगों का एक जुड़ाव होता है कि भाई हमारा लोकल कैंडिडेट है, कोई बाहरी आएगा, चुनाव भर घूमेगा फिरेगा, फिर निकल जाएगा। आपने चर्चा की बेलवा घाट की, हम लोग गुजर रहे थे, उतर करके हम लोगों ने अपनी तकलीफ को महसूस किया, बताया लोगों को। और भी जहाँ जिस इलाके में जाते हैं, फुलवरिया घाट की समस्या हो, कहीं कभी जो हो, तो ये लगातार हमारी समस्या है ना, क्योंकि हमें यही जीवन। क्या लग रहा है कि आपको कि आपके समाज, राजपूत समाज का एक, आप मुस्लिम के पार्टी से एआईएम का आए हैं, उससे आपके राजपूत समाज का वोट मिल पाएगा? देखिए, राजपूत समाज जो है वो राजा का विचार रखता है, और जब ओवैसी साहब ने, एआईएम ने, जिसके ऊपर आप कहते हैं कि मुस्लिम की पार्टी है, अगर एक हिंदू के बेटा को मौका दिया है, एक कदम आगे बढ़ाया है, तो राजपूत समाज क्या, पूरा हिंदू समाज 10 कदम आगे बढ़ाएगा। और एक नया हम लोग एक क्रांति शिवहर से रचने जा रहे हैं। और सदन में आपका बेटा यहाँ से जाएगा, अक़लियत अपने कंधे पे उठा करके हिंदू समाज का पूरा साथ मिलेगा, और सदन में जय श्री राम भी होगा और अल्लाह अकबर भी होगा। इसमें एआईएम से आप आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है, जो मुझे विश्वास नहीं था। मुझे भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी एक टाइम पे कि शायद हिंदू लोग को तकलीफ हो, लेकिन लोगों ने खुद आकर के इस बात को रखा कि अरे भाई, जब आपको मौका दिया, हम आपको जानते हैं, हम आपके पिताजी को जानते हैं, और
देखा है आपके पिताजी के काम को और उम्मीद करते हैं कि आपका न केवल चेहरा और मुठान उनसे मिलता है, आपके तरीके और कार्यशैली भी उनसे मिलती है। तो वो दौर हम लोग लौटाना चाहते हैं और हर एक जो व्यक्ति है सीताराम बाबू से जुड़ा हुआ लोग है वो पूरी तरीके से हमारे साथ है। लोगों में एक कन्फ्यूजन था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि AIMM का जो है टिकट पाना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा ये कि हम लोग फारूक शेख साहब, हमें लग रहा था कि कहीं अगर RJD ने कोई लोकल कैंडिडेट को, जैसे फारूक शेख साहब थे, अकलियत के भी थे और लोकल भी थे, अगर उनको टिकट दे देती तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ते। इस वजह से थोड़ी देरी हुई है। अब तो 4 दिन मात्र हुआ है कि लोगों को मालूम चला कि राणा रंजीत लड़ रहा है। अभी आप देखिए क्या होता है यहाँ का माहौल, कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। हमारे पास शमशिवहर के बेटा हैं, अकलियत की जो नाराजगी है वो दर्ज कराने जा रही है ताकि विधानसभा में उनको उसका अधिकार मिले। आप इस तरीके से मुस्लिम राजनीति को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। साबुद्दीन साहब की बात जो हुई, वहाँ बहुत तकलीफ है लोगों को कि जिस व्यक्ति ने सींचा है इस पार्टी को, जिस व्यक्ति ने केवल एक भाषण की वजह से, एक स्टेटमेंट की वजह से कि लालू यादव मेरे नेता हैं और नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, मात्र इस लाइन ने ना शाहबुद्दीन साहब को उस तक जो जगह पहुंचाया और आज हमारे बीच में वो नहीं है। तो वैसे परिवार को आप लोग इस तरीके से अगर आप दरकिनार करेंगे तो मुस्लिम समाज एक बार जवाब देगी। एक ट्रेलर आपको गोपालगंज में दिखाया गया था जिसमें आप बाई इलेक्शन चुनाव हारे थे, अब पूरी पिक्चर जो है शिवहर संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो आप सिंबल लेने जा रहे हैं कब? हमारे अध्यक्ष जी चले गए हैं, सिंबल का कंफर्मेशन है, बस चूंकि किशनगंज से जाकर के हम लोग को कुछ औपचारिकता कंप्लीट करके लाना है, तो संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर सिंबल लेके। आपको क्या लग रहा है कि आपके चुनाव प्रचार में अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ आएंगे? बिल्कुल आएंगे और ढाका में उनका पहला कार्यक्रम होगा। उसके अलावा हम लोग प्रयास हैं कम से कम 3 कार्यक्रम उनका लें, हम लोग शिवहर में बुलाएं, ढाका में बुलाएं। और जिस तरीके का जो उनके प्रति जो दीवानगी है लोगों में, वो मुझे महसूस हो रहा है और बड़ा ताकत का महसूस कर रहा हूँ मैं। खास करके जो नौजवान, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हर वर्ग के लोग, क्योंकि उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, वो अपने धर्म की बात करते हैं और हर कोई यही कर रहा है। अगर मुकेश सहनी जी हैं अपने समाज की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने समाज की बात कर रहे हैं, तो ये भी अगर अपने समाज के हित की बात करें तो गलत क्या है? किसी की शिकायत नहीं करते हैं, किसी का जो है गलत नहीं बोलते हैं। उनके भाई हैं जिसको लेकर के कई चीज़ें लोग हमेशा बोलते हैं, तो कई चीज़ें हैं। उन्होंने हैदराबाद जो स्टेशन है वहाँ एक मंदिर में 10 करोड़ का उन्होंने दान किया है और उसको चर्चा भी उसने नहीं किया है। दारुसलाम जो हैदराबाद जो इनका घर है, जो कार्यालय है, अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्पिटल, और आज की डेट में सबसे अमीर पार्टी है MIM। जो प्रॉपर्टी और जो संपत्ति इस पार्टी के पास है, और अभी से नहीं, अंग्रेज के ज़माने से तो उतना किसी के पास नहीं है। तो लोग जब जानेंगे धीरे धीरे, और ओवैसी साहब चाहते हैं कि जो छवि और जो दाग लगाने का लोग प्रयास करते हैं कि केवल ये मुस्लिम की पार्टी है, इसलिए मेरे जैसे पढ़े लिखे एक हिंदू को मौका मिला है और इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जीतेंगे, और जीत करके ये केवल मुस्लिम की पार्टी नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोनों की पार्टी है। अक़लियत और दलित की मुख्यतः हम लोग बात रखते हैं और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। बहुत सारे लोग भाजपा की बी टीम आपको बताई जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पिछले बार 40 में से मात्र 1 सीट महागठबंधन ने जीता था, जो कि है किशनगंज, और हमने मात्र 1 कैंडिडेट उतारा था MIM ने किशनगंज। बाकी जगह एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा था। क्यों नहीं जीत लिया आपने बाकी सीटें? और आज भी अगर बी टीम का ही काम करना होता तो सब जगह नहीं कैंडिडेट उतार देते। जहां अक़लियत की संख्या अच्छी है और आप अक़लियत का उसका अधिकार नहीं दे रहे हैं। हमने तो कहा था कि शिवहर में अगर आप किसी लोकल मुस्लिम को टिकट देते, चाहे वो फारूक शेख साहब होते तो, या और कोई होता, तो लोकल में अगर टुन्ना जी को भी मिल जाता, तो हम तो कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे थे। अगर आप किसी के साथ अत्याचार करेंगे, आप उसको मजदूर और उसको मतलब समझिए कि कोई विकल्प नहीं है, कहाँ जाएगा वो, तो ऐसा आप करेंगे तो हम तो उतारेंगे। दरभंगा, आपने अगर फातिमी साहब को टिकट दिया तो मधुबनी क्यों दे दिया? दरभंगा देना चाहिए था ना। लोग तो कह रहे हैं कि बी टीम तो आप बन गए हैं, पप्पू यादव जो जीतने वाले थे, वहां पे कैंडिडेट उतार दिया। कन्हैया कुमार, जो ओवैसी साहब के बाद कोई दूसरा कोई लड़ने वाला है मोदी जी से तो कन्हैया है, कन्हैया कुमार है, उनको नहीं आपने टिकट लेने दिया। तो आप क्या चाहते हैं? आप इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि आपको डर लगता है कोई नेता ना बन जाए। अरे आप लंबी लकीर खींचिए, दूसरी लकीर मिटाने का प्रयास क्यों करते हैं? इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुत नाराज दिख रहे हैं, एक अपना अलग रास्ता चुनने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही है। महागठबंधन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि 18% वाले को मात्र 2 ही सीट दिया गया, और
3% वाले को 3-3 सीट दिया जा रहा है, इसके बारे में क्या आप कहना चाहिएगा? देखिए, लगातार ये काम हो रहा है। आप जब टिकट देने की बात आएगी तो आप कहेंगे भाई मुस्लिम को देंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। तो अगर इतनी चिंता है तो आज के बाद लिखित करिए कि आज के बाद जो भी राज्यसभा सीट होगा, जो भी एमएलसी होगा, वो सब मुसलमान को आप देंगे। आप वोट तो मुसलमान का पा रहे हैं ना, लेकिन टिकट देने में आपको दिक्कत आती है। तो आपने क्या किया? अशफाक करीम साहब जो राज्यसभा के सदस्य थे, मैंने एक अकलियत का जो इतना इंटेलेक्चुअल आदमी, जो इतना बढ़िया, इतना सभ्य आदमी, उसका टिकट आपने काट दिया। आपने वादा किया कि कटिहार से उनको आप टिकट चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन फिर देखिए क्या हुआ, कटिहार से भी टिकट नहीं दिया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया अंततः। तो आप कद्र नहीं करेंगे, संबंध कितने दिन तक चलेगा? कोई भी संबंध दोनों तरफ से चलता है। और यही एक टाइम था जब पूरा अकलियत कांग्रेस के लिए समर्पित था, लेकिन कांग्रेस का जो एटीट्यूड था, जो बर्ताव था, इस वजह से वहां से छिटका और ये लोग आरजेडी में आ गए। अब आरजेडी उसी व्यवहार को अपना रही है, उसको सोच रही है कि भाई कहाँ जाएगा, विकल्प क्या है? तो विकल्प आ चुका है। एमआईएम एक विकल्प आ चुका है जिस पे बहुत विश्वास करते हैं। वो ज़माना गया जब लोग बी टीम बोलते थे। ज़मीन पे उतरिए और लोगों की दीवानगी देखिए। इस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं होते हैं, यहाँ पे दीवाने होते हैं, मजलिस के दीवाने कहे जाते हैं। इनको ना तेल चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना रिचार्ज चाहिए, न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं। एक बार अगर आप उनके दिल में उतर गए तो जी जान लगा देते हैं और आपको जिताने के लिए आपको पता ही नहीं वो अगला क्या कर रहा है आपके लिए। तो मैं जब ज़मीन पे उतर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे लिए, इस पार्टी के लिए लोग कैसे खड़े हो गए हैं। एक एक वार्ड में जो है एमआईएम का एक राणा रंजीत वहाँ खड़ा है। तो राणा रंजीत तो जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कार्यकर्ता राणा रंजीत बन करके एक सांसद, भावी सांसद के रूप में लगा हुआ, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही यही है कि हम लोग को अगर चीज़ों को सुधारना है तो शक्ति का जो है हम लोग उसका वितरण करेंगे। एक एक पंचायत, एक एक गांव का जो हमारा कार्यकर्ता होगा वो वहाँ का सांसद के रूप पावर में काम करेगा। सीताराम बाबू का यही तरीका था। उनके पास कोई पैरवी करने अगर जाता था तो वो कहते थे, अरे तुमको हमारे पास, तुम जाओ सीधे बोलो कि मैं सीताराम सिंह का आदमी हूँ, मैं सीताराम सिंह हूँ, तुम्हारा काम अगर नहीं करे तब मुझे बताओ। तब लोगों के पास पावर था। कोई अगर गलत काम, आपके यहाँ कोई गलत सड़क बन रहा हो, तुरंत ठेकेदार का जो है दवाई कर दीजिए कि ईटा बालू गलत क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्पताल अगर है तो डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा है, स्कूल है तो टाइम पे स्कूल क्यों नहीं चल रहा है। तो ये ताकत जब आप वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के गांव के जो समझदार लोग हैं उनके हाथ में दीजिएगा तो देखिए कैसे चीज़ें सुधरेंगी। वही करने का मेरा इच्छा है। और एक बार एक युवा को भी मौका मिलना चाहिए। लंबे टाइम से यहाँ महिला सांसद हो रही हैं, होनी भी चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, आधी आबादी है, लेकिन अब 15 साल हो गए हैं। अब जरा शिवहर को एक लड़ाकू आदमी चाहिए जो, जिसके लिए आप दिन रात आपके लिए लड़ सके। आपको अगर कुछ परेशानी होगी तो 2 बजे रात को भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह करने में थोड़ा परहेज होता है, लिहाज होता है। तो एक लड़ाकू व्यक्ति की ज़रूरत है। कम से कम एक मौका जो है इस बार शिवहर देना चाहती है एक नौजवान को जो लड़ सके, क्योंकि शिवहर आज सबसे पिछड़ा जिला में से है। तो अब इसके लिए क्रांति का रूप लेना पड़ेगा। हमारे पिताजी जब सांसद थे उन्होंने रेलवे का जो है लाइन पास कराया था सब जगह। आज अगर वो जीवित होते तो सब जगह रेलवे का जो है आप देखते, लालू जी उसमें रेलवे मिनिस्टर थे, लेकिन नहीं रहे। उसके बाद सरकार बदली, देखिए आज तक रेलवे नहीं आ पाया। तो अभी तक आपका जनसंपर्क कहाँ कहाँ हुआ है? ढाका के क्षेत्रों में या अन्य जगहों पर आपका हो रहा है जनसंपर्क? देखिए, मैं पिछले 2 साल से शिवहर संसदीय क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जन स्वराज अभियान से जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। जन स्वराज एक अभियान है, एक पार्टी नहीं है। तो मैं पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ और लोग जानते हैं और मेरे मेहनत को भी स्वीकारते हैं और लोगों को विश्वास है कि ये लड़का अगर जगह जब इसको मिलेगा तो ये ज़रूर कुछ अलग करेगा। अब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अगले को पता लग जाता है कि इस लड़के में दम है, आज नहीं तो कल ये यूपीएससी निकालेगा। यूपीएससी नहीं भी निकाला तो बीपीएससी ज़रूर निकालेगा। तो ये राजनीति का जो है यूपीएससी बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ लगातार हर इलाके में, और 8 साल से मैं पिताजी के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट कराता हूँ, यूथ फेस्टिवल कराता हूँ। तो नौजवानों में मेरा बहुत पहले से लगाव रहा है, बहुत अपनापन है भाई के नाते। हम लोग ईद के दिन भी 5 बजे रात तक क्रिकेट खेल रहे थे। वहाँ के लोगों ने बोला कि भैया हम लोग यही चाहते हैं कि एक सांसद के साथ अगली बार हम लोग क्रिकेट पे ही 5 बजे रात को ही ईद को में खेलें। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हर वर्ग में, यूथ हर वर्ग में है। अकलियत का तो कहना ही नहीं है, 70% मेरे साथ है। सीताराम बाबू का अपना एक बेस वोट है और बहुत सारे एक न्यूट्रल वोटर हैं जो मेरे संघर्ष को फेसबुक पे देखते हैं कि ये व्यक्ति किस चीज़ के लिए लड़ रहा है, क्या तरीका है। तो वो वोटर्स, कई मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर मैं आप लोगों के साथ हूँ, सर मैं आपको फेसबुक पे देखता हूँ, आपकी लड़ाई को सुनता हूँ, आपकी बातों को सुनता हूँ, आपसे प्रभावित हूँ।
तो एक बहुत बड़ी संख्या वो भी है। हम लोग आज की डेट में सबसे बढ़त पे हैं और लड़ाई जो है यहाँ किसी से होने नहीं जा रही, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं शिवहर का बेटा हूँ और शिवहर ने मूड बना लिया है कि अब और अपमानित नहीं होंगे। हमारे परिवार का संसदीय क्षेत्र एक परिवार का गार्जियन कोई बाहरी आके नहीं बनेगा, कोई दूसरे जिला का आदमी आकर के नहीं बनेगा। आप परिवार का गार्जियन किसको मानते हैं? आप अपने चाचा को मानते हैं, दादाजी को मानते हैं, पिताजी को मानते हैं, माँ को मानते हैं, यही ना होता है। तो जब संसदीय क्षेत्र शिवहर हमारा परिवार है और हम किसी बाहरी को सहरसा और कहीं और से ला करके बनाएंगे, ये स्वीकार नहीं करेगी। इस बार कहीं ना कहीं शिवहर संसदीय क्षेत्र में शिवहर का बेटा ही चुनाव जीते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एआईएम के शिवहर के लोकसभा के प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।